मेरा नाम आरती है और ये बात उस समय की है जब मेरी उम्र 24 साल हो चुकी थी। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं थे और मेरा बड़ा भाई एक बहुत ही मशहूर दर्जी था जो लड़कियों के बहुत ही प्यारे कपड़े सिला करता था। लेकिन शुरुआत से ही किसी ने भी उसके इस हुनर को पहचाना ही नहीं और कई सालों तक तो वह बेचारा इधर उधर धक्के खाता रहा। इस वजह से उसे हमारा घर भी छोड़ना पड़ा। उसे लगा कि शायद इस शहर के लोग उसके हुनर को पहचान नहीं रहे हैं। इस वजह से वह काम ढूंढने के लिए दूसरे शहर भी चला गया। लेकिन वहां पहुंचकर भी उसे ज़्यादा कुछ खास हासिल नहीं हुआ था। जितना कमाता था उससे कई ज़्यादा तो उसका खुद के खाने पीने और किराए भाड़े में ही चला जाता था। इसलिए फिर वह थक हार कर वापस घर लौट आया था। उसने यहाँ पर फिर अपनी खुद की दुकान खोली और ना जाने उसने ऐसा क्या किया कि उसके नाम से जुड़कर एक बात बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी, जिस पर यकीन करना किसी के लिए भी कोई आसान काम नहीं था। और बस इस बात की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि मेरे भाई का काम इतना ज़्यादा पसंद किया जाने लगा कि उसके पास तो अब खाने पीने की भी ठीक से फुर्सत नहीं होती थी। बल्कि जो भी ग्राहक अब उसकी दुकान पर आते तो वह उन्हें 2-2 महीने के बाद की तारीखें दे देता, क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत सारा काम होता था। उसने अपनी दुकान पर 2-3 कर्मचारी भी रख लिए थे और उन्हें भी वह बहुत अच्छी तनख्वाह दे रहा था, क्योंकि वह खुद बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था। मेरा भाई शुरुआत से ही हम 3 बहनों के बीच में पला बड़ा था। कहते हैं जब कोई लड़का लड़कियों के बीच में ज़्यादा रहता है तो उसे लड़कियों की पसंद और नापसंद के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो जाती है। हमारा भाई भी हमारे साथ ही खेल कूद कर पला बड़ा था। इसीलिए कुछ हमारी संगत का असर था और कुछ नेचुरल ही ऐसा था कि उसे हमसे ज़्यादा इस बात का पता होता था कि किस कलर के सूट के साथ किस कलर का दुपट्टा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये शायद इसलिए भी ऐसा था क्योंकि ये उसके काम की वजह थी। इसलिए हमारा भाई हमारे साथ आराम से बैठकर बातें भी कर लेता था। बस यूं समझिए कि उसको लड़कियों और औरतों के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो गई थी और इसीलिए उसके अंदर ये भी हुनर था कि वह किसी भी औरत का दिल सिर्फ अपनी अच्छी अच्छी बातों से ही जीत सकता था। मैं भी अक्सर उसके साथ बैठ जाती थी और अपने दुख सुख की बातें भी कर लेती थी, तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। पिताजी के देहांत के बाद मेरे भाई ने बहुत ही कम उम्र से ही घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। पर एक बात मुझे बहुत अजीब लगती थी। कुछ दिनों से मेरा भाई बहुत बदल गया था। जब से उसने अपना कारोबार यहीं पर शुरू किया था, उसके पास तो दूर दूर से लोग कपड़े सिलवाने आने लगे थे। मेरे भाई ने घर में भी एक ऐसा कमरा बनवा लिया था जहां बैठकर वह सारी रात कपड़े सिला करता था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उस कमरे में किसी को भी जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि वह कभी सफाई करने के लिए भी हमें अंदर नहीं आने देता था, बल्कि अपने उस कमरे की सफाई वह खुद ही करता था। कई बार तो ऐसा होता था कि वह रात को वहीं पर सो जाता था और हम उसका खाना उसके दरवाजे के बाहर ही रख देते थे। उसकी ऐसी हरकतों पर कभी कभी तो हमें बहुत गुस्सा आता था, लेकिन कभी रहम भी आता था, क्योंकि वह बेचारा यह सारी मेहनत आखिरकार कर तो हमारे लिए ही रहा था। वह रात भर बैठकर कपड़े सिलता रहता। फिर कुछ समय के बाद ही हमने मोहल्ले में उसके बारे में कुछ अजीब सी बातें सुनी, जिन्होंने हमें बहुत हैरान कर दिया था। वह बात ये थी कि मेरा भाई जिस भी कुंवारी लड़की के कपड़े सिलता था, 2-3 दिन के बाद ही उस लड़की का रिश्ता तय हो जाता था। हम लोग ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पर अगर कभी कोई अनोखी बात हो जाती है तो सभी लोग पहले तो उसका बहुत मजाक बनाया करते हैं, लेकिन फिर उस बात को मान भी लेते हैं। इसीलिए शुरू शुरू में इस बात का भी पहले तो बहुत ही ज़्यादा मजाक बनाया गया, लेकिन अब तो सब लोग ऐसे हो गए थे कि जैसे मेरा भाई कोई रिश्ता करवाने वाला इंसान हो, जिसके पास अब दूर दूर से लड़कियां आने लगीं। इस वजह से उसके पास अब भीड़ बढ़ने लगी थी। लेकिन हमारा भाई मुझसे या मेरी माँ या फिर मेरी बड़ी बहनों में से इस बारे में कोई बात नहीं करता था।
जब भी हम उससे कुछ पूछना चाहते तो कुछ खास जवाब नहीं देता, लेकिन जब ज़्यादा कुरेद कर पूछने की कोशिश करते तो वह गुस्सा होता और डांटने भी लगता था और कहता कि अपने काम से काम रखा करो। फिर एक दिन सुबह सुबह ही हमारे घर एक लड़की और उसकी माँ आई। उनके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा था और वह साथ में कुछ फल भी लेकर आई थी। वह कहने लगी, आपके बेटे ने तो कमाल ही कर दिया है। मेरी बेटी की उम्र 30 साल हो गई थी और उसके लिए कोई भी रिश्ता नहीं आता था, लेकिन जैसे ही आपके बेटे से मेरी बेटी ने 2-4 सूट सिलवा लिए तो देखो उसकी शादी तय हो गई। इसीलिए हम लोग आपको मिठाई देने आए हैं। मैंने उनके हाथ से मिठाई का डिब्बा लिया और साइड में खड़ी हो गई। सोचने लगी, चलो इसी बहाने खाने को मिठाई तो मिली। लेकिन ये सब सुनकर मेरी माँ तो परेशान हो गई थी, क्योंकि आए दिन अब हमारे घर लोग आते रहते थे और कोई हमें बधाई देने के लिए आता था तो कोई मेरे भाई के बारे में पूछने आता था। ये सब देखकर मेरी माँ को अब ये यकीन हो गया था कि मेरा भाई ज़रूर कोई गलत काम कर रहा था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि भला इस काम में गलत काम की क्या गुंजाइश थी। वह तो सिर्फ कपड़े ही सिलता था और फिर सबसे बड़ा सवाल ये था कि किसी के कपड़े सिल देने से भला किसी की शादी कैसे हो सकती है। ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी। हम तो भाई से पूछ पूछ कर थक भी चुके थे, लेकिन वह तो कोई जवाब ही नहीं देता था। लेकिन फिर एक दिन मेरे दिमाग में एक प्लान आया, इसलिए मैंने अपनी दोस्त से कहा कि वह मेरे भाई से कपड़े सिलवाए। इस पर वह कहने लगी कि वह तो कब से मेरे भाई से कपड़े सिलवाना चाहती है, लेकिन मेरा भाई उसे टाइम ही नहीं दे रहा है। मैंने उससे कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी थोड़ी सी भाई से सिफारिश लगा दूंगी। लेकिन बात यह है कि वहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब के बारे में मुझे तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताना होगा। और आगे जो कुछ भी होगा, जैसे भाई तुमसे क्या बात करेगा और तुम्हारा फिर रिश्ता कैसे होगा, इस सब के बारे में तुम्हें मुझे पूरी जानकारी भी देनी होगी। मेरी सहेली भी मेरी ही उम्र की थी, उसकी भी शादी अभी तक नहीं हुई थी। फिर मैंने अपने भाई से कहा, भाई मेरी दोस्त आपसे अपने कपड़े सिलवाना चाहती है। इस पर वह कहने लगा, मेरे पास अभी वक्त नहीं है, क्योंकि अभी लिस्ट में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मुझे कपड़े पहले सिल कर देने हैं। इसीलिए तुम उससे कहो कि वह 2 महीने के बाद आए। मैंने अपने भाई से कहा, भाई मैं आपकी सगी बहन हूँ और वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और इसी लिहाज से वह आपकी भी तो बहन हुई। अगर आप मेरी ही बात नहीं मानेंगे तो फिर आपका मेरे भाई होने का क्या फ़ायदा। मेरी बात सुनकर मेरा भाई कहने लगा, तुम बहुत बोलती हो और तुम्हारी ज़ुबान भी बहुत लंबी हो गई है। फिर मैंने उसे मनाते हुए कहा, प्लीज़ भाई मेरी बात मान जाइए ना, उसे बहुत जल्दी है, क्योंकि उसे एक शादी में जाना है और कोई भी उसके कपड़े सिलने को तैयार नहीं है, जिस वजह से उसके घर वाले भी परेशान हैं। आप प्लीज़ कुछ करिए ना। मेरी बात सुनकर भाई ने कहा, ठीक है, उसे 1 हफ्ते के बाद भेज देना। उसके बाद मेरी सहेली मेरे भाई की दुकान पर गई और उसने वहां जाकर अपने कपड़ों का नाप दे दिया। मैं सोच रही थी कि जितनी जल्दी भाई नाप लेकर कपड़े सिल देंगे उतनी जल्दी मुझे इस राज के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन जितना मैं इस सब के बारे में जानने के लिए बेचैन थी, उतना ही इसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा था, क्योंकि जिस दिन मेरी सहेली नाप देने के लिए गई उस दिन वह एक चीज़ भूल गई थी, जिस वजह से उसका फिर से एक चक्कर लगा। वह अपने कपड़ों पर खुला हुआ कॉलर बनवा रही थी, जिस पर उसे लैस भी लगवानी थी, और वह लैस उसने पहले से ही खरीद रखी थी, जिससे वह घर भूल आई थी, जिस वजह से 1-2 दिन की देरी हो गई। लेकिन फिर 2 दिन के बाद ही मेरे भाई ने सबसे पहले उसके ही कपड़े सिलकर तैयार कर दिए और उसे दे दिए। इस सब में मेरी सहेली को 2-3 चक्कर तो लगाने पड़े थे, क्योंकि वह हर सूट में अलग अलग तरह की डिज़ाइंस बनवा रही थी। जब उसे कपड़े मिल गए तो मैंने अपनी दोस्त से कहा कि अब तुम ये कपड़े पहनो, क्योंकि मैंने सुना है जैसे ही ये कपड़े पहने जाते हैं उस लड़की का तुरंत ही रिश्ता आ जाता है। वह कहने लगी, मुझे तो यार बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। मैंने कहा, इसमें डरने की क्या बात है, मुझे वैसे भी ये लगता है कि ये सब कुछ झूठ है। लोगों ने ज़रूर पैसे ले देकर ये बात यहाँ वहाँ फैलाई है। भला ऐसा हो भी कैसे सकता है।
इस पर मेरी दोस्त मुझसे कहने लगी, लेकिन मैं मंगलवार वाले दिन ही ये कपड़े पहनूंगी। मैं भी उसकी बात मान गई। फिर उसने मंगलवार वाले दिन वह कपड़े पहने और फिर पूरा दिन यूं ही गुजर गया। शाम को उसकी मेरे पास कॉल आई और उसने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उसने मुझसे कहा कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है और वह मेरे घर वालों को भी पसंद आ गया है और लड़का तो देखने में बिल्कुल हीरो के जैसा है। यार सच में तुम्हारा भाई तो जादूगर है, उसके हाथों में तो जादू है। ये तो कमाल ही हो गया है। आज ही मैंने ये सूट पहना और आज ही मेरा रिश्ता आ गया। वह ये सारी बातें खुशी खुशी एक ही सांस में बोलती चली जा रही थी, क्योंकि उसके घर वाले बहुत समय से उसके लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें ना तो अच्छा रिश्ता मिल रहा था और ना ही अच्छा लड़का। और यहाँ पर तो उन्हें दोनों ही मिल गए, वह भी घर बैठे बिठाए। मुझे तो ये सब सुनकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भला ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने ये पूरी बात अपनी मम्मी को बताई। मेरी माँ तो अपना सर पकड़कर बैठ गई। उन्हें तो पहले से ही ये लग रहा था कि मेरा भाई ज़रूर कोई जादू कर रहा है। और जब उन्होंने ये बात सुनी कि मेरी सहेली भाई को जादूगर कह रही थी, तो अब तो उन्हें और भी ज़्यादा फिक्र होने लगी थी। वह कहने लगी कि अपने काम को चलाने के चक्कर में ये लड़का ना जाने किन गलत कामों में पड़ गया है। अगर ये जादू टोना टोटके में पड़ा है तो अब तो ये घर बर्बाद ही हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस सब की वजह से इस घर में कोई सैलाब आ जाए। वह अपनी ही बातें कहती चली जा रही थी, लेकिन मैं अच्छे से जानती थी कि जादू जैसा कुछ भी नहीं होता है। ये कोई जादू नहीं था। पर मेरे सवाल का जवाब तो अभी तक मुझे नहीं मिला था कि अगर ये जादू नहीं है तो फिर ये हुआ कैसे। मैंने तुरंत ही अपनी सहेली को फिर से फ़ोन लगाया और उससे पूछा कि मेरे भाई ने तुम्हें कोई चीज़ दी थी क्या? कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हें पहनने को बोला हो, या कोई ऐसी अनोखी बात कि इस पर वह कहने लगी, उन्होंने तो ऐसी कोई भी बात नहीं की और ना ही उन्होंने मुझे कोई भी चीज़ दी, बल्कि वह तो बस वही बातें कर रहे थे जो लगभग सभी दर्जी करते हैं कि आपको इस सूट में और क्या क्या चाहिए और इसकी कैसी डिज़ाइन रखनी है, कितनी लंबाई रखनी है। बस वो यही सब बातें कर रहे थे। अपनी सहेली की पूरी बात सुनकर अब तो मेरी उलझन और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर मेरे मन में एक और सवाल पैदा हुआ कि मेरा भाई मेरे कपड़े क्यों नहीं सिलता। मेरी भी तो शादी की उम्र हो चुकी थी। मैं भी तो अब 25 साल की हो गई थी। क्या उसे मेरी कोई परवाह नहीं? मुझे बड़ी बहनें जो थीं उनकी शादियां तो उसने 22 साल की उम्र में ही कर दी थी। फिर भला उसे मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी थी कि मेरी शादी नहीं करवाता था और ना ही मेरे कपड़े सिलता था। अगर ऐसा ही है तो मेरी शादी सिर्फ एक कपड़ा सिलने की दूरी पर ही तो है, तो फिर वह अब तक हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठा हुआ था। 3 हफ्ते के बाद मैं अपनी दोस्त की शादी में गई। वहाँ पर सारा मोहल्ला बस यही बातें कर रहा था कि इस लड़की ने आरती के भाई से कपड़े सिलवाए थे और देखो कितनी जल्दी कितना अच्छा रिश्ता मिल गया। लेकिन वह हर किसी को समय नहीं देता है। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। जिसको वह अपना समय दे दे। वहाँ पर जैसे ही सबने मुझे देखा वह सब मेरे पीछे ही लग गईं। कहने लगे, तुम अपने भाई से हमारे बारे में भी तो बात करो और हमारा भी कुछ भला करवाओ। मैं उन लोगों को भला क्या जवाब देती कि मेरा भाई जब खुद मुझे नहीं टाइम देता है तो फिर तुम लोगों को क्या टाइम देगा। मैं तो उस वक्त वैसे ही गुस्से से भरी पड़ी थी और इसीलिए जब वह लोग बहुत ज़्यादा मुझसे जिद करके ही रह गए तो मैंने चिल्लाते हुए सबसे ये बात कह दी, जिसे सुनकर वह लोग हैरान रह गए कि जब मोहल्ले की लड़कियों की वह शादी करवाता घूमता है तो अपनी बहन की शादी क्यों नहीं करवाता। इसके बाद मैंने वहीं पर रोना भी शुरू कर दिया। ना जाने मुझे उस वक्त क्या हो गया था कि मुझे खुद पर बिल्कुल काबू ही नहीं हो रहा था। लेकिन अब मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं इस बात की तह तक जाऊंगी। इसीलिए मैंने फिर फैसला लिया कि मैं अब अपने भाई के पास जाऊंगी और उससे अपने कपड़े सिलवाऊंगी। लेकिन फिर मुझे पहले का एक वाकया याद आया। जब मैं अपने भाई के पास अपने कपड़े सिलवाने के लिए गई थी और उसने जैसे ही मेरी शक्ल देखी उसने मुझे वहाँ से भगा दिया
और मुझे फिर मजबूरन अपने कपड़े किसी दूसरे दर्जी से सिलवाने पड़े थे। इसीलिए मैंने इस बार फैसला कर लिया था कि अब मैं धोखेबाजी का सहारा लूँगी। मुझे कैसे भी करके अपनी शक्ल को छुपाकर ही जाना होगा। इसीलिए मैंने यही किया। मैंने अपना पूरा हुलिया अच्छे से बदल लिया था और अपने चेहरे को ठीक से एक लंबे स्कार्फ से ढक लिया और अपने बोलने के अंदाज को भी मैंने कुछ दिन प्रैक्टिस करके बदल लिया था ताकि मेरा भाई मेरी आवाज़ को भी ना पहचान पाए। लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। इसीलिए मैंने अपने मुंह के अंदर ढेर सारी रुई भी दबाकर रख ली ताकि किसी भी तरह की कोई गलती ना हो जाए। साथ ही साथ मैं जब चेहरे पर नकाब ओढ़कर अपने भाई की दुकान पर जा रही थी तो मैंने अपनी आंखों पर चश्मा भी पहन लिया ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा भाई मेरी आंखों को देखकर ही मुझे पहचान ले। मैं जब अपने भाई की दुकान पर गई तो वह मुझे देखकर इनकार करने लगा। बोला, मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। मैंने उससे बहुत मिन्नतें करना शुरू कर दिया कि देखिए, मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरी उम्र भी निकलती जा रही है, प्लीज़ मेरी भी शादी करवा दो। इस बात पर मेरा भाई मुझसे कहने लगा, देखिए, मैं कोई शादी वादी नहीं करवाता हूँ, मैं तो यहाँ बस सिर्फ कपड़े ही सिलता हूँ, बाकी तो आपकी खुद की किस्मत है। मैंने कहा, चलिए ठीक है, आप मेरे कपड़े ही सिल दीजिए। मैंने 2 सूट खरीद लिए थे। पैसों की तो कमी ही नहीं थी हमारे पास। वैसे भी क्योंकि मेरा भाई धड़ाधड़ दिन रात पैसे कमा रहा था, मैंने अपनी मम्मी से पैसे ले लिए थे और बस पहुंच गई थी अपने भाई के पास। इसके बाद मेरे भाई ने मुझसे कपड़ों का नाप लिया। फिर उसने मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम गलत बता दिया। इसके बाद उसने मेरी उम्र भी पूछी तो वह भी मैंने थोड़ा सा आगे पीछे करके बता दी। फिर वह मुझसे पूछने लगा कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और आप करती क्या हैं। वह मुझसे सब कुछ एक एक करके पूछ रहा था। मैंने भी उसे सब कुछ बस झूठ झूठ बता दिया। वैसे अमूमन कोई भी दर्जी इतनी डिटेल तो नहीं लेता, लेकिन वह मुझसे बातों ही बातों में सारी जानकारी निकाल रहा था और बहुत ही अच्छी तरह से बात करके सब कुछ पूछ रहा था। फिर उसने बातों ही बातों में मुझसे मेरा फ़ोन नंबर भी ले लिया और पढ़ाई के बारे में भी सब जान लिया कि मैं कितना पढ़ी हुई हूँ, सब पूछ लिया। फिर वह मुझसे कहने लगा कि आजकल तो रिश्तों की बहुत कमी है, रिश्ते तो हो ही नहीं रहे हैं, या फिर यूं कहूँ कि लड़के लड़कियों की फरमाइशें इतनी होती हैं कि कोई भी उनकी फरमाइशों पर जल्दी खरा ही नहीं उतरता। फिर वह बोला, अच्छा आपको किस तरह का लड़का पसंद है। वह बातों ही बातों में ना जाने क्यों मुझसे ये सारी बातें पूछ रहा था। मैं भले ही अपने भाई के सामने पूरा भेष बदल कर खड़ी थी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं अपने डर को काबू भी पूरी तरह से किए हुए थी और हिम्मत बांधकर उसे सब कुछ झूठ झूठ बताती जा रही थी। फिर वह मुझसे कहने लगा कि आपके कपड़े मैं 2-4 दिन में ही सिलकर दे दूंगा, इसीलिए आप अब 4 दिन के बाद आइएगा। मैंने उससे कहा, जितनी जल्दी कपड़े मिल जाएं मेरे लिए तो ये बड़ा अच्छा ही रहेगा। फिर वह बोला कि आप ऐसा करिए, बीच में एक बार चक्कर लगा जाइएगा। और इसके बाद जब मैं अगला चक्कर लगाने उसके पास गई तो उसने फिर से मुझसे ऐसे ही बातें की। 4 दिन के बाद उसने मुझे कपड़े वापस करने का दिन बताया था। इस बीच मैंने ये भी सोचा कि आखिर वह अपने उस कमरे में करता क्या रहता है, वहाँ का भी राज तो मुझे जानना था। इसलिए मैंने तरकीब निकालकर उस कमरे की खिड़की को अंदर से खोल दिया और फिर जब भाई कमरे को लॉक लगाकर अपनी दुकान पर चला गया तो मैं खिड़की खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हो गई। अंदर पहुंचकर मैं हैरान थी क्योंकि उस कमरे में मुझे ऐसी कोई भी अनोखी चीज़ नहीं दिख रही थी जिससे मैं किसी ऐसी वैसी बात का अंदाज़ा लगा सकती थी। वहाँ पर तो 2 मशीनें पड़ी हुई थीं, एक बड़ा सा पर्दा लगा हुआ था। एक मशीन रेशमी कपड़ों के लिए थी और दूसरी सूती कपड़ों के लिए थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा कि किसी दर्जी का कमरा होता है। जगह जगह पर कई सारे धागे, उनकी लड़ियाँ बिखरी पड़ी थीं। पूरा माहौल ऐसा ही था। फिर मेरी नज़र ने कुछ ऐसा देखा कि मैं एक पल के लिए जम गई थी। वहाँ पर कुछ बड़े बड़े रजिस्टर रखे हुए थे। मैं उन रजिस्टर्स के पास चली गई।
तो देखा वह तो बहुत बड़े थे। मैं सोचने लगी कि आखिर इतना भी भाई को क्या हिसाब किताब रखना पड़ रहा है कि उसे इतने बड़े रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ रही है। वह देखने में बहुत ही पुराने लग रहे थे। मैंने सोचा एक बार मैं खोल कर देखती हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं उनको खोलती तभी मुझे दरवाजे के पास से कोई हलचल की आवाज़ सुनाई दी। मैं डर के मारे वापस खिड़की से बाहर भाग गई। मेरा दिल तो डर की वजह से पूरी तरह से बैठ गया था, लेकिन भगवान का शुक्र था कि मेरे भाई ने मुझे नहीं देखा था। उस वक्त मेरा भाई कमरे में कोई चीज़ भूल गया था और वह उसे लेने के लिए ही वापस उस कमरे में आया था। डर से मेरी हालत खराब थी। मैंने तुरंत ही ये सोच लिया कि अब मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगी, क्योंकि अगर उसे गलती से भी इस बात का पता चल जाता तो वह तो मेरी जान ही निकाल देता। पहले ही मैं उसे एक धोखा दे रही थी और अब दूसरा नहीं दे सकती थी। अगर उसे मेरी इन सारी हरकतों के बारे में पता चला तो वह ना जाने क्या करेगा। मेरी माँ बेचारी तो वैसे भी बहुत मासूम है, वह तो किसी बात को समझती ही नहीं है, इसीलिए मुझे ही ये सब इस तरह से पता लगाना पड़ रहा था। अब मुझे उस दिन का इंतज़ार था जब मुझे मेरे कपड़े सिलकर वापस मिलने वाले थे। मुझे इस बात की बहुत जल्दबाजी हो रही थी कि जल्द से जल्द मैं अपने कपड़े पहन लूँ। मैंने इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपनी किसी सहेली को भी नहीं। वैसे भी मेरी जो सबसे अच्छी सहेली थी वह तो शादी करके अपने ससुराल में व्यस्त हो गई थी। फिर जब मैं अपने भाई से कपड़े वापस लेने के लिए गई तो उसने फिर से मेरा नाम पूछा और मुझे अंदर ही अंदर लगने लगा कि कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया है। मैंने डरते डरते अपना वही नाम उसे दोहरा कर बता दिया जो उस दिन बताया था। उसने मुझसे कहा, जी आपके कपड़े सिल गए हैं। फिर मैंने वह कपड़े लिए और वहाँ से ऐसे भागी जैसे कोई चोर भागता हो। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर आकर मैंने कपड़े देखे तो कपड़े तो बहुत अच्छे से सिले थे। मैंने सोचा मैं कपड़े पहन लूँगी क्योंकि मुझे बहुत जल्दबाजी हो रही थी। लेकिन फिर मुझे अपनी सहेली की वह मंगलवार वाली बात याद आई। मुझे लगा कि हो सकता है उस बात का भी कुछ असर हो, इसीलिए मैंने भी सोच लिया कि अब मैं भी मंगलवार को ही कपड़े पहनूंगी। 2 दिन के बाद ही मंगलवार था। 2 दिन के बाद मैं घर में बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपना रूटीन रखे हुए थी ताकि मेरे भाई को मुझ पर बिल्कुल भी शक ना हो। वैसे भी मैं वह सिले हुए कपड़े पहनकर अपने भाई के सामने तो नहीं आ सकती थी, इसीलिए मुझे बस इस बात का इंतज़ार था कि कब मेरा भाई दुकान पर चला जाए और फिर मैं वह कपड़े पहन लूँ। फिर रात से पहले तो वह वैसे भी लौट कर नहीं आने वाला था। अब मंगलवार वाले दिन मैंने वह कपड़े पहन लिए। धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हमारे घर कोई भी नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि मेरी सहेली ने मुझे ये खबर रात में दी थी, हो सकता है रात तक कोई आता ही होगा। मैंने उस दिन माँ से कहा कि आप आज घर को साफ रखने में मेरी मदद करें। जाने क्यों, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन सा हो रहा था कि अब मेरा रिश्ता तय हो जाएगा। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार करके रखा था, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और हमारे घर कोई नहीं आया। फिर अगले दिन मुझे मेरी एक दोस्त की कॉल आई। उसने मुझसे कहा कि कल हमारे घर कई लोग आए हुए थे। वह बड़े अजीब से लोग थे। कह रहे थे कि रागिनी नाम की लड़की के लिए वह अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। हमारे बेटे की उम्र 32 साल है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। वह लड़का भी उनके साथ था, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमने उनसे कहा कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही हमारे घर में कोई रागिनी नाम की लड़की रहती है और ना ही हम लोगों ने उन लोगों को बुलाया था। लेकिन उनका कहना यही था कि हमें तो यहीं पर आने को कहा गया है। वह लोग तो जिद पकड़कर ही बैठ गए थे कि बस आप उस रागिनी नाम की लड़की को बुला दीजिए, हमें लड़की देखनी है। लेकिन भला मैं उनको क्या बताती, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसी लड़की कोई थी ही नहीं। माँ ने फिर उनको जैसे तैसे समझा बुझा कर वापस भेज दिया कि आप लोगों को ज़रूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। जैसे ही ये बात मेरे कानों तक पहुंची, मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई थी, क्योंकि जब भाई ने मुझे ये कहा कि आपको अपने घर का पता भी मुझे बताना होगा, तो मैं अपने घर का पता तो उसे नहीं बता सकती थी। और उस वक्त जल्दबाजी में मुझे जब कुछ भी नहीं सूझा,
तो मैंने अपनी इस दोस्त के घर का पता लिख दिया था। मैं अपने भाई को कोई गलत पता भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर कहीं मेरे भाई ने पीछे से जांच पड़ताल की तो कहीं उसे इस बात का शक ना हो जाए कि ऐसा तो कोई पता है ही नहीं। इसलिए मैंने फिर उसे एक असली पता दिया, लेकिन अपनी सहेली का, और फिर मैंने अपना नाम भी रागिनी बताया था। इसका मतलब ये था कि ये सब कुछ सच था, क्योंकि जो पता मैंने अपने भाई को बताया उस पर और उस नाम की लड़की के लिए वाकई रिश्ता गया था। यही सब सोच सोच कर मैं परेशानी में इधर उधर टहल रही थी, और फिर मैं पूरी ये बात अपनी माँ को बताने की कोशिश भी कर रही थी कि तभी अचानक मेरे भाई ने मुझे देख लिया। और उस वक्त इतनी टेंशन की वजह से मैं ये बात पूरी तरह से भूल गई कि मैंने तो उसके ही सिले हुए कपड़े पहन रखे थे। उसने जैसे ही मुझे देखा वह चिल्लाकर मुझसे कहने लगा, झूठी लड़की, तुम अपना हुलिया बदल कर मेरी दुकान पर आई थी। तुम मेरी जासूसी करना चाह रही थी। तुमने मुझसे झूठ बोला। वह माँ से मेरी शिकायत करते हुए कहने लगा, माँ, तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। मेरे भाई ने मुझे डांटना शुरू कर दिया था। गलती मेरी थी, इसलिए मैंने भी सिर झुका लिया। कहाँ तो मैं उसका ही राज बताने वाली थी, लेकिन उसने तो उल्टा मेरा ही राज खोल दिया था। इसके बाद जब मेरे भाई ने पूरी बात माँ को बताई तो माँ कहने लगी, तुम्हारा भाई भी धोखेबाज है और तुम भी धोखेबाज हो। पता नहीं मेरी इन दोनों औलादों को क्या हो गया है। तुम लोगों के पिता तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, और मैं भी कभी ऐसी नहीं थी। तुम लोग ऐसे ना जाने कैसे हो गए हो। और तेरा भाई तो पहले से ही किस तरह की वजह से आखिर पूरे मोहल्ले में मशहूर है। मैं तो पहले से ही इसको लेकर इतना परेशान थी, और अब तुम भी ऐसी ही हरकतों पर उतर आई हो। मैंने मम्मी के सामने सारी बात फिर खोल कर रख दी। मेरी बात सुनकर मेरे भाई ने अपना सर पकड़ लिया। कहने लगा, अपना ही घर का भेदी लंका ढाता है। मैं अब तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ ताकि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम मेरा बना बनाया पूरा काम खराब करके ही मानोगी। अब मुझे समझ आया कि तुमने अपनी दोस्त को भी मेरे पास इसी मकसद के लिए भेजा था, लेकिन तब तुम्हें कुछ भी पता नहीं चल सका, और फिर इसीलिए तुम खुद इसी मकसद के लिए मेरे पास आई। मेरी बात समझने की कोशिश करो। आप दोनों में कोई भी गलत काम नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई जादू नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक बहुत अच्छा दर्जी हूँ। आप लोगों को पता है कि मेरे हाथ में ये हुनर हमेशा से था, लेकिन कभी किसी ने मेरे इस हुनर की कदर ही नहीं की। मैं जब यहाँ से दूसरे शहर काम करने के लिए गया था तो वहाँ पर एक बड़े दर्जी ने मुझे अपनी दुकान पर 3 साल तक रखा। वह मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवाता था और बदले में बहुत कम पैसे देता था। मेरी वजह से ही उसकी दुकान खूब चलती थी, लेकिन फिर भी वह मेरी सैलरी पूरी नहीं देता था। मुझे ये सब देख देख कर बहुत गुस्सा आता था, इसलिए मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं ये काम अपने दम पर खुद से शुरू करूँगा। लेकिन इतने साल में मैंने एक बात ये नोटिस की थी कि वहाँ पर भी दर्जियों की दुकानें तो बहुत सारी थीं, लेकिन चलती उन्हीं की थी जिनके नाम मशहूर होते थे। और सबसे कठिन काम तो यही था, अपना नाम मशहूर करना। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा रास्ता हो सकता था जिससे एक दर्जी का नाम मशहूर हो जाए और हर कोई उसके पास कपड़े सिलवाने के लिए दौड़ा चला आए। अगर हुनर के दम पर नाम मशहूर करने की बात हो तो इसमें तो फिर सालों लग जाते हैं। फिर ऐसा एकदम से क्या किया जाए कि तुरंत ही नाम भी मशहूर हो जाए? मुझे मेरे इस सवाल का ना तो कोई जवाब मिल रहा था, ना कोई रास्ता। जब मैं थक हार कर वापस यहीं लौट आया इस फैसले के साथ कि अब मैं अपनी खुद की दुकान खोलूँगा, तभी मेरी अपने एक पुराने दोस्त से भी मुलाकात हुई जिसने एक मैरिज ब्यूरो बना रखा है। उससे बात हुई तो पता चला कि उसका भी धंधा मंदा पड़ा हुआ है। उसका काम भी ठीक से नहीं चल रहा। वह बेचारा भी बहुत परेशान था। उसके पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे, लेकिन उसके लिए लड़कियों को ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ जाता था। जब मैंने उसके मुंह से ये बात सुनी तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर मैं इसमें एक आइडिया को शामिल कर लूँ तो इससे मेरा भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा और मेरे दोस्त का भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा, और साथ ही साथ जो मेरे ग्राहक हैं उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो ज़्यादातर कुंवारी लड़कियां ही अपने कपड़े सिलवाने के लिए आती थीं। और इसका पता मुझे ऐसे चलता था
क्योंकि जब कोई लड़की आती थी तो मैं उससे बातों ही बातों में पूछ लेता था, जिससे पता चल जाता था कि वह शादीशुदा है या कुंवारी। मैंने अपने बात करने के तरीके को बहुत अच्छा किया, जिससे मैं उन लोगों से सब पूछ लेता था कि उनका नाम क्या है, उम्र कितनी है, कितनी पढ़ाई की है, खानदान कौन सा है, जात क्या है और शादी वह किस जगह पर करना चाहती हैं और उन्हें किस तरह का लड़का पसंद है। मैं अच्छी अच्छी बातें करने में पहले से ही बहुत माहिर था, तो मैं उनसे बात करके सब कुछ उगलवा लेता था। औरतें वैसे भी मासूम होती हैं, लोग उन्हें बेवकूफ़ कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। औरतें तो मासूम होती हैं, जरा सा उनसे कोई प्यार से बात कर लेता है तो वह बातों में आ जाती हैं और अपने बारे में बहुत कुछ बताने लगती हैं। इसीलिए मेरे पास आने वाली लड़कियां बहुत ही खुले अंदाज में मुझसे बात कर लेती थीं, जैसे कि मैं उनका कोई अपना ही रिश्तेदार हूँ। लेकिन इस सब में मैं ख़ास तौर पर इस बात का ज़्यादा ख्याल रखता था कि कौन लड़कियाँ बात करने में ज़्यादा मासूम हैं और कौन तेज़ तर्रार हैं, क्योंकि तेज़ तरह की लड़कियाँ अपने बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं देती थीं। तो अगर मुझे उनके बारे में पता नहीं चलेगा तो फिर शादी वाला किस्सा आगे कैसे बढ़ेगा। इसीलिए अगर मुझे ये लगता कि कोई औरत हद से ज़्यादा समझदार है तो फिर मैं उसे ये कह देता था कि मेरे पास कपड़े सिलने के समय ही नहीं है। और फिर भी अगर कोई लड़की नहीं मानती तो मैं उसे काफ़ी लंबा समय इंतज़ार करने को बोल देता था और उसे बीच में उस 3-4 बार अपने पास बुला लेता और उससे बीच में ही बातों में तहकीकात भी पूरी निकलवा लेता था। और फिर इसी तहकीकात के मुताबिक मैं अपने दोस्त को कहकर एक अच्छा रिश्ता तलाश करवाता था और वह रिश्ता ज़्यादातर 2 या 3 दिन के बाद ही उनके घर पर भेज देता था। और इसी तरह से मैं रिश्ते करवाने वाला दर्जी भी मशहूर हो गया। मेरा ये काम बहुत अच्छे से चल रहा है, इससे मेरे दोस्त का काम भी अच्छे से चलने लगा है। कहाँ तो पूरे साल भर में उसको मुश्किल से 10 या 12 ग्राहक ही मिल पाते थे, लेकिन अब तो वह हर हफ्ते के बाद एक लड़की की शादी करवा देता है। आप लोग ही बताओ, अगर हम दोनों मिलकर ऐसा करते हैं तो इसमें भला बुराई क्या है। हमारा तरीका भले थोड़ा सा अलग है, लेकिन हमारी नीयत तो बुरी नहीं है। भाई माँ की तरफ देखकर कहने लगा, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, मैं तो बल्कि दूसरों का घर बसा रहा हूँ। अब मेरी बात सुनकर अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो तुम मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मार सकती हो। मेरी माँ ने भाई के सर पर हाथ फेर कर उसको प्यार किया। मैंने अपने भाई से कहा, अगर ऐसा ही है तो फिर अभी तक तुमने मेरी शादी क्यों नहीं करवाई? मैं तो तुम्हारी अपनी सगी बहन थी ना। वह मुझसे कहने लगा, अरे पागल, मैं तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता तलाश कर रहा था। तेरे लिए मुझे इस तरह से रिश्ता ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं सबसे अच्छा रिश्ता तेरे लिए ढूंढ लूँगा। अब बस तू ये समझ कि तेरा भाई थोड़ी मुश्किलों में फंस गया था और हर दिन यही सोचता रहता था कि बस आज ये काम ख़त्म कर लूँगा, फिर इसके बाद ये कर लूँगा। बस यही सब करते करते इतना समय गुजर गया। लेकिन जब देर होती है तो उसमें भी कोई खैर होती है। मैं तेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता देख लिया है। अब मैं तेरी शादी धूमधाम से करूँगा। और तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं तुम्हें खाली हाथ विदा करूँगा? पहले मुझे तुम्हारा दहेज भी तो बनवाना था और बस वही सब बनवाने में मैं अभी तक लगा हुआ था। उस दिन बड़ी जासूस बनकर मेरे कमरे में गई थी ना, तो ज़रा कम से कम पर्दे के पीछे भी तो देख लेती। वहाँ पर ही तेरे दहेज का काफ़ी सारा सामान मैंने रखा हुआ था। मैं सोचने लगी कि मैंने पर्दे के पीछे तो देखा ही नहीं था, क्योंकि वहाँ तो मुझे ऐसा लगा जैसे कपड़े ही रखे हुए हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि वहाँ तो बस कपड़े ही होंगे। खैर, भाई की बात सुनकर मैंने भी सिर झुका लिया। मेरे भाई ने मेरे सर पर हल्की सी थपकी दी और कहने लगे, आगे से इस तरह की कोई हरकत मत करना और अब शादी की तैयारियां करो। तुम्हें जो भी चाहिए मुझे उस सब की लिस्ट बनाकर दे दो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। मेरी माँ ने हम दोनों को प्यार किया। मेरा भाई ठीक कहता था कि उसका तरीका शायद अजीब था, लेकिन फिर भी वह लोगों की शादी करवा रहा था। आजकल के टाइम में बेटी का रिश्ता करना इतना मुश्किल हो चुका है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिश्ते कम हैं या लोग पैसे और दौलत के पीछे भाग रहे हैं। आजकल लड़कियां भी तो अपनी पसंद से करना चाहती हैं ये सब। और मैं ये सर उठाकर कह सकती हूँ कि मुझे मेरे भाई पर गर्व है। वह जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।